बजट अगर आप थोड़ा बजट फ्रेंडली रखेंगे तभी तो डेवलपमेंट में हेल्प कर पाएंगे। लेकिन जनरल मारा जाता है, गरीब के लिए तो बहुत सारी योजना है। क्योंकि जो बेलगाम फीस है, कम से कम उस पर एक बाउंड्री लाइन रखा जाए कि बट अब वो नहीं हो पाता, अब वो 2 की जगह 4 लग जा रहा है। सस्ता है, हमको तो कुछ सस्ता नहीं लग रहा है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश कर दी है। इस रिपोर्ट से अनुमान जताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8% से 7.2% के बीच रह सकती है। यह देश की मजबूत आर्थिक नींव और स्थिर विकास की ओर संकेत करता है। आर्थिक सर्वेक्षण में हाल के कुछ वर्षों में किए गए नीतिगत सुधारों को, उनके प्रभाव को भी शामिल किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि सरकार के सुधारों के कारण ही देश की अर्थव्यवस्था की मध्यम अवधि की वृद्धि क्षमता लगभग 7% तक पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश की आर्थिक रफ्तार में घरेलू फैक्टर काफी महत्वपूर्ण है। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट 2026-27 से कुछ दिन पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसमें देश के आर्थिक हालात का लेखा जोखा होता है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच यह सर्वे न केवल मौजूदा आर्थिक हालात का आकलन करता है, बल्कि भविष्य की नीतियों और सूक्ष्म आर्थिक प्रबंधन की दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि सप्लाई की स्थिति में सुधार और जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के प्रभाव के कारण आने वाले समय में महंगाई के नियंत्रण में रहने की संभावना है। सरकार का मानना है कि इससे कीमतों पर दबाव सीमित रहेगा और उपभोक्ताओं को राहत मिलती रहेगी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद में पेश आर्थिक समीक्षा भारत की मजबूत आर्थिक नींव और लगातार हो रही प्रगति को दिखाती है। सरकार बुनियादी ढांचे की बढ़ती भूमिका के साथ साथ समावेशी विकास पर भी जोर दे रही है। देश की आर्थिक नीतियों में किसानों, एमएसएमई, युवाओं के रोजगार और समाज कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। ये आर्थिक सर्वेक्षण का मोटा मोटी जो निष्कर्ष है, जो उसका सार है, वो हमने आपको बताया। अब इस सार को संसद में रखा गया और संसद में रखने के बाद जो आम लोगों ने इसको समझा है और जो हमारे नेताओं ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जरा उसको सुन लेते हैं। आर्थिक प्रगति हो रही है। विश्व के चौथे आर्थिक महाशक्ति के रूप में देश बना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जल्द ही आने वाले समय में तीसरी आर्थिक महाशक्ति देश बनेगा। तो ये तीसरी आर्थिक महाशक्ति की ओर बनने के लिए अग्रसर है। और बड़ी बात है कि पूरे विश्व के बड़े बड़े देश आर्थिक मंदी की ओर गुजर रहे हैं और हमारा देश का जीडीपी आगे बढ़ रहा है। जब बजट आ जाएगा, पढ़ लेंगे, तब उस पर टिप्पणी करेंगे। पर मोदी जी, आप मुझे बताएंगे कि अगर वैश्विक हालात अच्छे हैं भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, तो ये डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया गिरकर 92 रुपए के बराबर पहुंच गया है। आपको तो हमने 60 रुपए पे दिया था डॉलर के मुकाबले, आपने लगभग 50% की गिरावट कर दी। आप ही तो कहते थे कि अगर डॉलर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर पहुंच गया उम्र के, या आप ही तो कहते थे कि जैसे जैसे रुपए की साख गिरती है वैसे वैसे देश की साख गिरती है। तो मान लीजिए ना कि आपके नेतृत्व में देश की साख आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से गिर गई है। आप पूरी तरह असफल साबित हुए। तो जिस तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण देश के सामने रखा गया है, यह आर्थिक सर्वेक्षण हमारी चुनौतियों, सरकार के तरफ से उठाए गए कदम, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई
और भविष्य की चुनौतियों सबका एक ऐसा दस्तावेज होता है जिससे पिछला रिकॉर्ड हम चेक कर पाते हैं और आगे की योजना बना पाते हैं। अब इस आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जो हमारी अर्थव्यवस्था है, देश की अर्थव्यवस्था ही हमारी अपनी अर्थव्यवस्था यानी घरेलू अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है, और इसी वजह से ये मौका बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि हमारी सरकार किस तरीके के कदम उठाने जा रही है, जिससे हमारे कदम जमीन पर कितना रहेंगे, कितनी मजबूती के साथ में रहेंगे, ये तय होता है। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ संदीप सक्सेना जी हैं, एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, अश्विनी राणा जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अश्विनी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो आर्थिक सर्वेक्षण हमारा आया है उसको देख करके आपको क्या अनुमान लग रहा है? बीता साल आपकी नजर में किस तरीके से रहा और आने वाले समय में हमें क्या चीजें देखनी हैं? देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने जो क्या हमने अचीव किया है, क्या हमारी प्राथमिकताएं हैं, उस सारे के बारे में चर्चा की है। और जो पीछे हमने जो अचीव किया है उसमें चाहे हमारा फॉरेन रिजर्व हो, हमारा जीडीपी हो, चाहे रोजगार हो, हर सेक्टर में हमने एक अच्छा जो मार्ग है वो टच किया है। और आगे भी सरकार की वही जो है सोच है, और वो आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ जो है वो किस प्रकार रहने वाली है, हमारा इन्फ्लेशन कम रहने वाला है। और ये सिर्फ आर्थिक सर्वेक्षण नहीं बता रहा, इंटरनेशनल एजेंसीज ने पहले से ही एक प्रेडिक्ट किया हुआ है कि भारत की जो ग्रोथ है वो आगे साल, इस साल 26 में भी 27 में भी एक अच्छी ग्रोथ जो है बनी रहेगी। हालांकि जो ग्लोबली जो है स्लो डाउन की भविष्यवाणी है, मतलब प्रेडिक्शन है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो आगे बढ़ती रहेगी। उसका कारण है कि भारत ने जिस प्रकार से अपनी पॉलिसीज को डिजाइन किया है और उसके ऊपर जैसे काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से प्रधानमंत्री ने जैसे पार्लियामेंट के बाहर कहा कि रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस है सरकार का, ताकि रिफॉर्म्स करके, पिछले साल हमने देखा जीएसटी का रिफॉर्म्स किया है, चाहे इनकम टैक्स में एक बहुत बड़ी छूट हो, तो लोगों के हाथ में पैसा दिया। और हमारी इकोनॉमी भी, भारत की इकोनॉमी जो है वो कंजम्पशन बेस्ड है, यानी हम सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। लेकिन अभी फोकस जो है, क्योंकि हम 2047 तक जो जिस दिशा में भारत को लेके जाना चाहते हैं, तो उसका आधार जो है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, और जो आज की चुनौती है एआई, उसको किस प्रकार से यूज कर करके हम जो है अपनी जो प्रगति कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस है। तो इस आर्थिक सर्वेक्षण में भी वही है कि भाई हम महंगाई को भी कंट्रोल में रखें और विकास भी करें, और ये सारी चीजों को मिला जुला स्वरूप जो है अगले साल का इस आर्थिक सर्वेक्षण में रखा गया। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बजट भी उसी के ऊपर ही होगा। जो भी बजट में सामने आएगा, तो उसके कारण से हम जो है अपनी जीडीपी की ग्रोथ को जो है आगे देख पाएंगे। बिल्कुल। संदीप जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो अभी हमें अश्विनी जी ने समझाया है, दूसरा पहलू एक ये भी है कि सरकार अपनी तरह से देखती है, इंडस्ट्रीज अपनी तरह से देखती हैं, हर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बहुत सारे अलग अलग जो सेगमेंट हैं हमारे यहाँ इंडस्ट्री के, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स दी हैं सरकार को कि वो किस तरीके से चाहते हैं। मसलन रियल एस्टेट वालों ने अपनी बात रखी है। अभी हम सोने और चांदी के भाव कहाँ जा रहे हैं वो भी चीज़ें देख रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं जिस टेक्नोलॉजी में हमारी जो क्षमता प्रतिभा है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि जो हमारा बजट आने वाला है उसमें इस आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर ऐसे प्रावधान होंगे जो 2047 का फोकस करते हुए तैयार किए जाएंगे? देखिए, मैंने अभी हमारी मुलाकात पिछले नवंबर में जब बजट बन रहा था, बजट एलोकेशन के लिए माननीय सीतारमण जी ने हमको बुलाया था, इनवाइट किया था एज एग्रीकल्चरिस्ट, और डेयरी सेक्टर पे, पशुपालन पे हमने काफी काम किया हुआ है। तो सबसे बड़ा जो इस समय डिमांड है, जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है, वो उद्योगों को सपोर्ट की जरूरत है।
क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट हो चाहे अपनी खुद की इंडिया हिंदुस्तान की बाजार हो, बड़ी अनिश्चितता वाला माहौल इस समय बना हुआ है। और वो तो फॉर्चुनेटली ये डील हम लोग को मिल गई, मदर ऑफ डील जिसको कहते हैं। यू के 27 देशों ने हमारे लिए काफी एक राहत भरा पैकेज एक तरीके से मिल गया हम लोगों को एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बिना एक्सपोर्ट के आप सर्वाइव, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिनको जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा योगदान देती हैं, उनका सर्वाइवल बिना एक्सपोर्ट करके के तो नहीं होता है। क्योंकि जो उनकी प्रीमियम क्वालिटी होती है वो एक्सपोर्ट के लिए जाती है, जो सेकंड क्वालिटी होती है वो हम लोग कंज्यूमर, जैसे सर भी बता रहे थे कि जो हमारी खुद की भारत की अर्थव्यवस्था उपभोगवादी अर्थव्यवस्था है, तो उसमें हमें जो प्रीमियम क्वालिटी बनाते हैं वो एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए, जो सेकंड वो है वो हमारे देश के लिए रहता है। तो जीडीपी और बाकी सब तो एक आंकड़े हैं, लेकिन अभी बाजार में बड़ी अनिश्चितता है। बाकी जो विश्व में चल रहा है, जो बाकी सारी चीजें रिलेटेड हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इस बार बहुत अच्छा एक माहौल बनता हुआ दिख रहा है, जो हम लोग फूड ग्रेन प्रोसेसिंग वगैरह करके और एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी उम्मीद है इस डील के बाद में, और ये अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा आयाम मिलेगा इस चीज से। और जो जीडीपी है वो कहीं ना कहीं जो आंकड़े सरकार दे रही है आर्थिक सर्वेक्षण में, वो आंकड़े कुछ हद तक ये पहुंचने में हमें मददगार होंगे एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए इंडस्ट्री को। अगर सरकार एक्सपोर्ट पे हम लोग को रियायत देती है, सहूलियतें देती है, और बजट में भी एलोकेशन की बात अगर हम करते हैं तो लगभग 42 से 45% एग्रीकल्चर के लिए रखा जाता है, लेकिन खर्च कहाँ होता है? पूरा बजट कभी खर्च नहीं होता है, क्लियर में नहीं होता है, काफी हिस्सा तो बच जाता है, और उसको सरकार की मंशा समझ में नहीं आती कि उसको रखने का मकसद क्या होता है। अगर आप बजट नहीं खर्च कर पा रहे हैं तो ये हमारे सरकारी अधिकारियों की अकर्मण्यता है कि वो उस प्रॉपर तरीके से तो एक्टिव होकर के पूरा साल उनके पास होता है, फिर भी वो 25% अगर 20% बजट वापस कर दे रहे हैं सरकार को, तो ये तो अपनी समझ से परे है। तो हम कहाँ आंकड़े छू पाएंगे ये जीडीपी के? ये तो सिर्फ तो इसमें आपको क्या लगता है कि मतलब ये भी एक तरीके की हम इसको मतलब पॉलिसी का ही एक ऐसा फेलियर मान लें, या फिर हम ये कह दें कि सीधे सीधे वो अधिकारी ही जिम्मेदार हैं दरअसल जिनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होनी है, और वो अपनी तरह से मतलब माल मिला तो ठीक, नहीं मिला तो माल वापस कर दो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो साहब जड़ों में फैला हुआ है सरकार, और वो उनकी मंशा यही होती है कि ठीक है अपन बाद में करेंगे, थोड़ा रुक जाओ, जल्दी क्या है, लास्ट क्वार्टर में करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च के लिए रखते हैं उस समय। और मार्च के आखिरी हफ्ते में जितने आप देखिए बिल पास होते हैं, जितने पेमेंट होते हैं, वो हमें तो लगता है कि 10 से 12% पूरे साल के बजट के उस एक महीने। तो भैया ऐसा क्या हो जाता है कि आपको उसी मार्च के महीने में आखिरी हफ्ते में सारे बिल प्रोड्यूस हो रहे हैं, सारे पेमेंट्स हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी क्यों की मंशा अगर या ऊपर से ऐसा एक कुछ ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जो मॉनिटरिंग करे हर महीने की। हाँ भाई, 30 तारीख को जो बजट था उसका क्या 10% खर्च हुआ, अगले महीने में हाजी क्या 20% पे हम पहुंचे? तो ये मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, मॉनिटरिंग जरूरी है। बिल्कुल संदीप जी, जो बात संदीप जी कह रहे हैं इसको इस तरीके से भी समझें हमारे दर्शक कि आपको ध्यान होगा कि जब कॉमनवेल्थ खेल हुए थे दिल्ली में, तो कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था। अब वो कॉमनवेल्थ घोटाला किस तरीके से हुआ, सरकार को यह पता था, काफी समय पहले से पता था कि दिल्ली में कब कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन होना है। आखिर तक उस कॉमनवेल्थ विलेज को तैयार करने में, दिल्ली को सजाने में आखिर तक पेंडिंग। और फिर जब आखिरी दिन आया तो पता चला कि जो 10 रुपए का गमला मिलता है उसको 1000 रुपए में खरीद करके और दिल्ली के किसी चौराहे पर सजा दिया गया। इस तरीके की जो स्थितियां होती हैं वो अपने आप में घोटाले को जन्म देती हैं। और ये क्यों होता है आप देखिए। अच्छा, लखनऊ, अब जो लोग लखनऊ के हैं वो ये ना समझे कि मैंने दिल्ली का उदाहरण दिया, यहां भी गमला चोर बहुत है। गमला चोर यहां पे पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो केवल स्कूटी से या रिक्शे से या ई रिक्शे से जा रहे हैं, मर्सिडीज से जाते हैं और गमला चुरा के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे देश में जो हमारी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम दुनिया की लगातार आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना देख रहे हैं, उसमें गमला चोर भी हैं। अब मैं आपसे यह समझना चाहूंगा अश्विनी जी कि ये जो विविधताओं से भरा हमारा देश है, इसमें क्या अनपढ़ और क्या पढ़ा लिखा, उसको रिजर्व बैंक के पैड से बड़ा प्यार है। जिसको पैड नहीं मिलता वो अपनी मर्सिडीज में भी गमला रख करके चला जाता है,
हकीकत यह है कि देश बनता और बिगड़ता इन छोटी छोटी चीजों से ही है। अब ऐसे में जो बड़ी बड़ी बातें होंगी संसद में बजट को लेकर के, उसमें जिस मॉनिटरिंग की बात अभी इस चर्चा में सामने आई है, आपको लगता है कि हमारा मैकेनिज्म कहीं उस दिशा में सोच भी रहा है, सरकार उस दिशा में कहीं कोई प्रयास भी कर रही है? कोई दंडित करने का प्रावधान है ही नहीं हमारे यहां, आपका पूरा बजट वापस हो गया। नहीं, बिल्कुल। क्या है कि ये जिस प्रकार से आर्थिक सर्वेक्षण आया है, मुझे लगता है कि उसी प्रकार से कि बजट का एलोकेशन कितना था, कितना खर्च हुआ, किस किस इंडस्ट्री में कहाँ का था, वो भी एक आना चाहिए। और जिस इंडस्ट्री का या जिस मंत्रालय ने वो उसको खर्च नहीं किया, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और निश्चित रूप से उसकी जो एक मॉनिटरिंग का सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिर्फ बजट के लिए ही नहीं, मतलब जितने भी, देखिए आप सरकार इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लाती हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उस ढंग से नहीं हो पाती, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। और फिर कई जगह पर इतना दबाव होता है। अब जब जैसे बैंकों में देखें तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं होते हैं, बहुत दबाव के साथ उसको जो है उनको लागू किया जाता है, हालांकि वो प्रेशर उसमें रहता है। तो वैसा प्रेशर ना होकर एक रेगुलर फीचर की तरह कोई भी स्कीम आती है, कोई योजना आती है, और जो भी फंड्स आते हैं उसको एक रेगुलर वे के अंदर उसको जो है इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। और मॉनिटरिंग जो है, जितना फंड्स देना ज्यादा जरूरी है, उतना ही मॉनिटरिंग भी है कि वो सही जगह पे लग रही है, सही दिशा में जा रही है, यानी वो कहीं उसका कुछ घोटाला तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जो पैसा है देश का, जनता के टैक्स का पैसा जो है वो प्रॉपर जो है इन्वेस्ट हो रहा है, प्रॉपर लग रहा है, उसके ऊपर नजर जो है बहुत जरूरी है। और उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, उन अधिकारियों की हो, उन नेताओं की हो, जो भी हो, जिनके ऊपर भी उसकी जिम्मेवारी है उसको एग्जीक्यूट करने की, उनकी होनी ही चाहिए, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। बिल्कुल अश्विनी जी, जैसा आपने हमें इस चर्चा में भी बताया, खास तौर से चूंकि आपने कृषि के क्षेत्र की एक्सपर्टाइज अपनी एफएम के साथ में बांटी है, जब भारत निर्माण हो रहा है और हमारा ढांचागत विकास हो रहा है, हम देख रहे हैं कि सरकार का जो बजट एलोकेशन है उसमें भी, मतलब जो पूंजीगत उनका व्यय है उसमें 75% करीब करीब जो है सड़क में, रेल में इसको बनाने में जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे यहां खेती योग्य जमीन है, जाहिर सी बात है कि जमीन तो अभी हम अपनी विस्तार कहीं कर नहीं रहे हैं। हम ग्रीनलैंड पे जैसे अमेरिका कब्जा कर रहा है, वैसे अगल बगल वाले जो दे दिए हमने, उसको कहीं लेने तो जा नहीं रहे हैं। तो ऐसे में जब विस्तारवादी योजना अपनी है नहीं, तो शायद सरकार को भी ये समझ में आ रहा है, और मेरे ख्याल से इसीलिए उस युद्धकांड का जिक्र किया होगा कि ज्ञान कहीं से भी मिले उसको ले लो, लेकिन आत्मनिर्भर बनो। दो चीजें मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक तो आत्मनिर्भर बनने में जब हम अपना ढांचागत विकास कर रहे हैं और कृषि योग्य भूमि को ही खाए जा रहे हैं, तो भविष्य में हम खाएंगे क्या? जो खाना खाते हैं उसमें खाएंगे क्या? एक चीज। दूसरी चीज यह है कि जितना हमारा इस समय निवेश विदेशों से या देश के भीतर ही हम सोच रहे हैं, वैश्विक स्थिति ऐसी है कि हम बहुत बड़ा कुछ कर लें तो फिर हमारे पास एक्सपोर्ट का उतना बड़ा कोई विकल्प है नहीं। वो ठीक है कि 45-50 करोड़ का हमको एक चंक यूरोप से जरूर मिल रहा है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। नहीं, देखिए आपने 2-3 प्रश्न कर दिए हैं। सबसे पहला तो मैं कह रहा हूं कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत जरूरी है, बैलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है और बैलेंस कृषि जो है वो भी जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो अभी बहुत सारा बात आती है कि सरकार 80 करोड़ लोगों को जो है अनाज दे रही है। अब उसमें अगर वो अनाज नहीं देती और अनाज सड़ जाता है तो वो भी एक सरकार के ऊपर आता है कि भाई क्योंकि वो किसान ने उसको उगाया है और आपने उसको प्रिक्योर किया है तो वो सड़े नहीं और प्रॉपर कहीं चला जाए। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी योजना बनाने की जरूरत है क्षेत्र की, क्योंकि सक्सेना जी भी एग्रीकल्चर फील्ड के बैठे हैं, तो हो सकता है मेरी बात से सहमत होंगे कि हम क्या चाहते हैं, मतलब हमारे देश में किस चीज की रिक्वायरमेंट है और हम एक्सपोर्ट किस चीज का कर सकते हैं। अभी जो एग्रीकल्चर के ऊपर बिल आए थे और वो बाद में दबाव के कारण जो है वापस हो गए,
ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्लान्ड वे में, अभी जैसे सरकार ने अमेरिका की दालों के ऊपर 30% टैरिफ लगा दिया, इसलिए कि भाई हमारे यहाँ के किसानों के ऊपर उसका असर ना पड़े। तो इस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से जो बैलेंस्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कृषि हो, सबका विकास अगर होता है तो जरूरी है। हाँ, और कई बार उस खेती की जमीन के ऊपर ही आपको विकास करना है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बंजर जमीन जो है देश में है जिसके ऊपर विकास किया जा सकता है, बहुत सारी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, उसको भी जो है योजना के तरीके से, हालांकि सरकार उसमें काम कर रही है। अगर आप देखें गुजरात में जो पोर्ट बने उसका वो भी एक उदाहरण है कि किस प्रकार से वहां पर अडानी ने वो जो पोर्ट बनाया, वो लैंड ऐसी थी कि वहां पर कुछ भी होता नहीं था। तो ऐसी जो प्राइवेट सेक्टर को एक प्रमोट करके और उस लैंड को भी जो है अगर हम उस तरह से यूज करते हैं, वहां इंडस्ट्री लगती है या कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो ये एक पूरा प्लानिंग के साथ है। और अगर वो प्लानिंग के साथ होता है तो हर चीज जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरत है, कृषि भी जरूरत है और एक्सपोर्ट भी जरूरत है। और निश्चित रूप से कृषि को जो एक सपोर्ट जो चाहिए वो एक सरकार की तरफ से चाहिए, क्योंकि कृषि में भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, एक्सपोर्ट के लिए भी और अपने यहाँ कंजम्पशन के लिए। बिल्कुल। संदीप जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि दो चीजें बड़ी हैं अभी तक की जो हमारी चर्चा है उसमें। एक तो ये है कि खेतियों की जमीन हमारी बहुतायत में जा रही है, जो हमारा ढांचागत विकास हो रहा है, लेकिन हम उसको रोक भी नहीं सकते हैं, वो भी जरूरी है। दूसरी चीज यह है कि दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वहां अगर इंसान है तो उसको 2 टाइम का खाना तो कम से कम चाहिए होगा। भारत में जितनी कृषि विविधता है और जितना कुछ हम कर सकते हैं, और उसके बाद मतलब एक हमने अनाज उगाया, अनाज को भी अगर हम प्रोसेस करते हैं तो हमें आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री जितनी हमारे देश के लिए फ्रूटफुल हो सकती है, जितनी कारगर हो सकती है, वो शायद बड़े बड़े ऐसे कारखाने न कर पाए जो हम लगाने की सोच रहे हैं या हमारी सरकार सोच रही है। जरूरी वो भी हैं, लेकिन यहां फोकस किया जाए तो शायद रिजल्ट्स बेहतर आएंगे, क्योंकि वो मार्केट तो कभी नहीं खत्म होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शेखर जी, एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जो लैंड यूज होती है वो एग्रीकल्चर लैंड यूज होती है। तो इसमें मैंने सरकार को एक सजेशन भी दिया था लिखित तौर पे कि अगर हम किसी किसान से 2 बीघे जमीन ले रहे हैं, एक अपना पिलर बनाने में जा रही है, पुल बनने में जा रही है किसी एक किसान की, तो ऊसर जमीन, ऊसर भूमि जो हर गांव में पड़ती हुई मिल जाती है, ऊसर जमीन, उसको बैरल लैंड को हम ट्रीट करके 6 महीने साल भर के अंदर सरकारी प्रयासों से ट्रीट करके लैंड के बदले लैंड, इंस्टेड ऑफ जो हम 4 गुना मुआवजा देते हैं, 8 गुना मुआवजा दिया हम लोगों ने बहुत जगहों पे, तो इसमें किसानों को भी लगेगा कि हाँ अब उनके पास में काम है, जमीन उनकी है। और किसान साहब जमीन से बहुत प्यार करता है। और अगर हकीकत माने आप तो मैं सच्चा एंटरप्रेन्योर अगर किसी को मानता हूं तो वो किसान ही होता है। विभिन्न दैवीय आपदाओं को झेलते हुए, उन सबका सामना करते हुए भी वो कंसिस्टेंसी से काम करता रहता है। और वो अगर नहीं होगा तो हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किस काम की, हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी अगर हमारे देश का किसान नहीं होगा और वो समृद्ध नहीं होगा। उसको अगर हैंड होल्डिंग सरकार वास्तव में करना चाहती है तो मैंने कृषि मित्र का प्रपोजल दिया था सरकार को कि साहब आप एक कृषि मित्र तहसील स्तर पे बनाएं, जो जिनके अंदर में, जैसे आपने शिक्षा मित्र तो बना दिए, हेल्थ मित्र बना दिए, किसान मित्र क्यों नहीं बना रहे हैं आप? आज भी किसान वो जो असलम भाई करते हैं, कहते हैं करने के लिए, जो मन्नू मियाँ करते हैं, जो रामू काका कहते हैं, उन्हीं के कहने पे वो आदमी काम कर रहा है। इनोवेशन नहीं है। और इनोवेशन की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो फ्रॉम वेरी जीरो ग्राउंड से आपको करना पड़ेगा। किसान मित्र एक ऐसा मैंने प्रपोजल में काफी कुछ इसमें लिख के दिया था, लेकिन शायद सरकार को समझ में नहीं आया, उनको फिजिबिलिटी नहीं लगी इसको अडॉप्ट करने की। वो कम से कम एक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से चीजों को हैंड होल्डिंग कर पाएगा फार्मर्स की। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि 1% से ज्यादा किसान जाके लैंड सॉइल टेस्टिंग कराते होंगे। उनको मतलब ही नहीं इस बात से। वो आज भी रूढ़िवादी तरीके से और परंपरागत तरीके से ही कृषि करने में यकीन करते हैं, खेती करने में। इवन वो दूसरी फसल भी नहीं ट्राई करना चाहते हैं। एक छोटे टुकड़े पे, मान लीजिए किसी किसान के पास में 5 बीघे जमीन है, 1 बीघे पे हैंड होल्डिंग करके उनको दूसरी फसल जिसमें ज्यादा मुनाफा हो सकता है,
अगर हम सरकारी प्रयास से कृषि मित्र के माध्यम से अगर हम उसको एक हैंड होल्डिंग करके और उसको दिखाते हैं करके, तो उसको भी तो मोटिवेट होगा ना। और जब रामू काका मोटिवेट होंगे तो श्यामू काका जो उसके बगल वाले हैं वो जरूर मोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि ये टच एंड फील वाला बड़ा कंसेप्ट मतलब जरूरी है इन लोगों। और यही सच्चे किसान जो होते हैं, यही सच्चे उद्योगपति होते हैं हमारे हिसाब से, क्योंकि साहस ना इन विभिन्न दैवीय आपदाओं के साथ में चीजों को कर पाना इतना आसान नहीं होता। बड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और बहुत जिगरा चाहिए होता है करने के लिए। तो फूड प्रोसेसिंग हमारी अगर कुछ पूरी इंडस्ट्री डिपेंड है तो हमारे किसान भाइयों पे ही डिपेंड है, हमारे कृषि करने वाले लोगों पे डिपेंड है। तो जो चीजें हम करना चाहते हैं उसके लिए हमें पहले ग्राउंड रियलिटी पे जाकर के करना पड़ेगा, और सरकार को सच्चे मन से, साफ मन से एक टारगेट बना करके कम से कम एक प्रोजेक्ट। ठीक बात है। एक चीज और भी है संदीप जी, एक चीज और भी है, जैसे जब आज से 10 साल पहले जब नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी, उसके बाद जिस तरीके की उन्होंने बातें लोगों के सामने कही, उसमें यह चीज कही थी कि मान लीजिए आपकी ट्रेन कोई जा रही है, उत्तर भारत में टमाटर ज्यादा हो गया या आलू ज्यादा हो गया और पता चले कि दक्षिण भारत में उसकी क्राइसिस है, तो आपने एक बोगी में वो लाद दिया और वो चला गया। तो इस ये जो इस तरीके की चीजें थी वो हमें अभी तक दिखता नहीं है कि धरातल पे आया हो। पटरियां जरूर बिछ रही है, बाकी चीजें हो रही हैं, लेकिन ये चीज अभी बची हुई है। और जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अश्विनी जी ने कही कि हमारे किसान ने जो अनाज उगाया वो अनाज सड़ जाता है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। लेकिन मेरा एक इसमें संदीप जी और भी अनुभव है, मैंने देखा है कि अभी गेहूं की फसल कटेगी और वो जाकर के प्लेटफॉर्म पे पड़ी रहेगी और पानी बरसने का इंतजार होगा। जब वो गेहूं सड़ जाएगा तो उसको लिकर माफिया को दे दिया जाएगा और उसके बाद उससे कुछ और तीसरा प्रोडक्ट निकल करके आएगा और हम कहेंगे कि हमारा आर्थिक विकास हो रहा है, जीडीपी देखिए कहां से कहां पहुंच गई। और मतलब आप समझिए कि ये जो आंकड़ों का खेल है उसमें कहां से मामला निकलता है और कहां तक चला जाता है, वो किसान कुछ नहीं पाया, लेकिन वो बेवरेजेस कंपनियां जो हैं कहां से कहां पहुंच गई। तो सरकार का ध्यान है या वो उसकी ये पॉलिसी में है? देखिए, योजना सरकार बनाती है, योजना बननी चाहिए, लेकिन योजना का इम्प्लीमेंटेशन के साथ में उसमें सहभागिता, लोगों की सहभागिता, उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जिनके लिए आप योजना बना रहे हैं, अगर वही सहभागिता नहीं निभा पा रहे हैं तो ऐसी योजना से फायदा क्या, चलेगी नहीं योजना आपकी ठंडे बस्ते में चली जाएगी, क्योंकि उसके रिजल्ट कुछ नहीं मिलेंगे, पैसा बजट अच्छा खासा खर्च हो जाएगा उसके ऊपर। तो सहभागिता कैसे बनेगी जब तक आप उसके साथ नहीं पहुंचेंगे, उसके साथ नहीं खड़े होंगे। और आज की तारीख में साहब, चाहे व्यवसाय कोई भी हो, इनोवेशन, मतलब पहले के समय में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की विंग की जरूरत नहीं होती थी किसी भी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि एक बिजनेस 14 साल की लाइफ लेके आता है, 14 साल तक तो ये बिजनेस चलना है। आज के समय में एक बिजनेस की लाइफ 4 साल है। अगर आपने अपने बजट का 3 से 5% रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग पे नहीं लगाया है, आप नहीं खर्च कर रहे हैं रिसर्च के ऊपर, आप नहीं कर रहे हैं डेवलपमेंट पे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो भाई साहब ये यकीन जानिए 4 साल में आप वो कोडक की तरीके से इतिहास के पन्ने में आ जाएंगे। आपका टर्नओवर धीरे धीरे नीचे होता जाएगा और आप लॉस में चले जाएंगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आज की तारीख में ये किसी को जल्दी समझ नहीं आता है, क्योंकि ये बजट जो खर्च होता है किसी भी इंडस्ट्री का, वो लोगों को लगता है कि दिस इज यार वेस्ट, इसकी क्या जरूरत है। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसी तरीके से अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो योजना तो बहुत अच्छी लाते हैं एनिमल हस्बेंड्री वाले, लेकिन अब जब पैसे खर्च करने की बात आती है, बजट के लिए रिलीज करने की बात आती है, तो उनको हर आदमी लगता है साहब ये तो बेईमान है, इसकी तो 10 तरीके से इन्वेस्टिगेशन करिए, पहले ये कागज मंगाइए, वो कागज, और बेचारा एंटरप्रेन्योर उन्हीं कागजों के बीच में फंस करके धीरे धीरे डिमोरलाइज होते हुए और काम को समाप्त कर देता है। तो ठीक है, मैं ये नहीं मानता हूं कि बेईमान लोग नहीं है, मैं ये नहीं मानता हूं कि गंदे लोग नहीं है, लेकिन उनका परसेंटेज 1 या 1.5 इससे ज्यादा नहीं होता है। लेकिन आप बाकी 98% को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं, आप उनको क्यों आगे बढ़ने से रोकने का काम कर रहे हैं? आपको तो एक्सीलेटर बनना है ना, आपको कोई ऐसा थोड़ी है कि चीजों को आपको रोकना है। तो अल्टीमेटली जो वो बात आती है वो है सिस्टम की और इम्प्लीमेंटेशन के नियत की, कि जब तक अधिकारी जो करने वाले लोग हैं, जो करने वाले जिम्मेदार हैं, अगर वो नेक नियत से नहीं जुड़ेंगे, नेक नियत से काम अपना नहीं करेंगे, तो आपको रिजल्ट्स मिलने में बहुत समस्या होने वाली है। बिल्कुल, इसका हम जवाब अश्विनी जी से भी लेते हैं। अश्विनी जी, एक समय पे जब हमारे यहाँ
उदारीकरण की नीति को लेकर के आए तो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि उदारीकरण की नीति जब देश में लागू हुई तो यह कहा जा रहा था कि विदेशी सामान आएगा। विदेशी सामान आने से यह मत सोचिए कि हम जो हैं वो उनके उपभोक्ता ही बन के रह जाएंगे। ये जो उदारीकरण आ रहा है, बाहर की मशीनें आएंगी, हम उसको खोलेंगे, देखेंगे क्या बना है, कैसे बना है, और हम अपने देश में उसको बनाने का प्रयास करेंगे और हम बनाएंगे। ये बात 90 के दशक में कही गई, मिड 90s में कही गई, और उसके बाद आज 5 साल उधर के और 25 साल इधर के, 30 साल हो गए, 3 दशक बीत गए। लेकिन इस आर्थिक सर्वेक्षण में भी यह बात कही जा रही है कि हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, अनुसंधान है, खासतौर से औद्योगिक अनुसंधान है, वो अभी भी निगेटिव है। हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसे कैसे ध्यान दिया जाए जबकि हमारे इतने आईआईटीज खुल गए, इतने ट्रिपल आईआईटी खुल गए, बावजूद उसके हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो अभी भी निगेटिव में है। उसका कारण तो सक्सेसर ने कह दिया कि बहुत सारे लोग एक पुराने ढर्रे पे चलना चाहते हैं। अभी आज देखिए, आज तो बहुत आगे की बात हो रही है, एआई की बात हो रही है, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई एआई से रोजगार चले जाएंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भाई अगर आप जो नई टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तब भी आप पिछड़ जाएंगे। तो उस टेक्नोलॉजी का हर क्षेत्र में क्या उसका जो है उपयोग हो सकता है और उसके कारण से रिफॉर्म्स आ सकते हैं, उसकी जरूरत है। तो समय के साथ साथ हर चीज को जो है एडॉप्ट करना वो बहुत जरूरी है। तो वो जो आपने बात कही ना, वो बिल्कुल हुआ होगा, और बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी इसीलिए पिछड़ गए, इंडस्ट्रीज जो है, कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को जो है अपग्रेड नहीं किया। अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपको जो रफ्तार है, जो आज उस रफ्तार के साथ आपको अपना चलना पड़ेगा। अगर आप क्रिकेट की भाषा में भी कहें कि आज हम सोचें कि जो वनडे है वो वनडे आया और टेस्ट वो था, लेकिन क्या अब उसके बाद 2020 भी आया। अब 2020 में कोई प्लेयर अगर जो है टेस्ट की तरह बैटिंग करेगा तो वो सरवाइव कर सकता है क्या? वो तो मैच हारेगा ही। तो 2020 खेलना है तो 2020 की तरह ही टेक्नोलॉजी को जो अडॉप्ट करके आपको जो है अपनी इंडस्ट्री को हो, एग्रीकल्चर हो, सर्विस सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, उसको आपको नई टेक्नोलॉजी को, और जिन्होंने भी अपनाया है, स्टार्टअप्स हैं, आप देखें बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो है, इस्कॉन, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो उस टेक्नोलॉजी के कारण ही कहां से कहां पहुंचे हैं। तो हमें भी जो है अपनी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा और उसके ऊपर निश्चित रूप से रिसर्च भी करनी पड़ेगी और उसको जो है उसको यूज करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो जो है और जो एग्रीकल्चर की बात सत्यानंद जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से एग्रीकल्चर के अंदर तो बहुत ही बड़े बड़े रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। कारण क्या है कि भाई अभी क्या है कि जैसे छोटे छोटे फील्ड लोगों के पास, किसानों के पास है, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग की भी जरूरत है ताकि वो एक कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरह जो है एग्रीकल्चर को अपने अडॉप्ट कर सके। और बड़ी मशीन वो अगर यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास उतनी ना जमीन है और ना उतने पास संसाधन है, तो कोऑपरेटिव के साथ अगर वो करते हैं तो वो मशीनों का भी उपयोग कर सकते हैं और एक बड़े फील्ड के अंदर जो अपनी उपज है वो बढ़ा सकते हैं। और उपज में भी कि किस क्षेत्र में कौन सी उपज जो है वो ज्यादा हो सकती है, अगर वो सरकार की भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो और इंडस्ट्री की भी हो, तो मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा उपजाऊ भूमि जो है भारत के अंदर है, तो उसका एक्चुअल जो रिटर्न है वो नहीं हो पा रहा। सिर्फ कई बार कई जगह पर एग्रीकल्चर सिर्फ प्रॉफिट के लिए कि इस फसल से मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन क्या उसकी हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है नहीं है, उसको ना देख करके भाई उसके अंदर हमें मैक्सिमम प्राइस जो है वो मिल जाएगा तो हम उसी फसल को जो है बोते जा रहे हैं। लेकिन और बहुत सारी फसलें हैं जो कि कम समय में उगाई जा सकती हैं, अच्छा रिटर्न दे सकती हैं एक्सपोर्ट के अंदर, उसके अंदर। तो ये सारी चीजें एक पूरा जो कहना है कॉम्प्रहेंसिव रिफॉर्म्स की जरूरत है एग्रीकल्चर में भी। ठीक बात है। एक टेंडेंसी और भी हमारे देश में देखी गई है, संदीप जी ये सवाल मेरा आपसे है। एक टेंडेंसी ये है, और खास तौर से जो हमारी यंग जनरेशन है वो फटाफट पैसा कमाना चाहती है, फटाफट पैसे पे उसका ध्यान है कि भाई फलाने ने इतना कमा लिया, उसने उतना कमा लिया। तो ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा एक तो ट्रेडिंग पे जोर है।
दूसरा नौकरियों पे जोर है कि भाई अमेजॉन में हमें नौकरी मिल गई या फलानी कंपनी में हमें नौकरी मिल गई, 1 करोड़ का पैकेज, 10 करोड़ का पैकेज, 20 करोड़ का पैकेज। उसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरा तबका है, मतलब जो नीचे के स्तर पे नौकरियां आ रही हैं, उसमें हमारे यहां के जो एंटरप्रेन्योर हैं वो तैयार कर रहे हैं गिग वर्कर्स। तो अब ये जो गैप है, आप इसको भी समझिए कि एक समय यह था कि कुछ ऐसे किसान थे, बड़े जमींदार थे और बाकी उनके यहां मजदूरी करते थे। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वहां पर करोड़ों रुपए का पैकेज है, और उसके बाद हिंदुस्तान की एक आबादी ऐसी है जो गिग वर्कर्स की तरीके से काम कर रही है। तो ये जो गैप है, जगह बदली है, तरीका बदला है, लेकिन कुल मिलाकर के पैसा हाथ में आ रहा है, लेकिन स्थिति वही है। देखिए जनाब, ऐसा है कि आज के समय में जो औसत रखी गई है या मानी जाती है एक ग्रेजुएट आदमी के लिए, आप देख लीजिए चाहे तो जो सरकार जो रखती है निविदा पे, उनकी भी 15 से 18, अगर सेमी स्किल है तो 15,000 से ज्यादा उसको नहीं मिलते हैं पैसे। तो अब ये आप ये मान लीजिए एवरेज इनकम जो है अब 15,000 रुपए के हिसाब से आप मानिए। और जो बहुत जल्दी पैसा, डेफिनेटली ये इम्पेशेंट आज की तारीख में युवा बहुत है कि वो जल्दी से जल्दी पैसे कमा के करोड़पति बनना चाहता है कि अपना घर भी हो जाए, अपनी गाड़ी हो जाए, जल्दी से जल्दी। लेकिन परिस्थितियां कहाँ अनुकूल हैं इन सब करने के लिए। आप व्यापार में रातों रात ओवरनाइट कभी नहीं बना सकते हैं अपने आप को करोड़पति। वो एक धीरे धीरे चलने वाली सतत प्रक्रिया है जिसमें आपको कंसिस्टेंसी के साथ में और लगातार, भाई व्यापार जो है या उद्योग जो है आपका बेबी होता है, और बेबी भी जब होता है तो 3 साल लग जाते हैं आपको उसको सुनने में, समझने में और चलने में। तो 3 साल तक तो आपको बहुत पेशेंस के साथ में अपने बेबी की केयर करनी होती है कि उसको बाहरी माहौल से बचाना है, बाहरी लोगों से बचाना है, ऐसी नियत से बचाना है जो उसके लिए बुरा कर सकती हैं। तो एक मतलब यू हैव टू टेक केयर लाइक अ बेबी आपको अपने उद्योग की। और जब हम कोई अगर ये बात करें साहब कि हमें इस धंधे में बड़ा लेट मार्जिन मिल रहा है, बहुत देर से मिल रहा है, लेकिन जो देर से आता है, धीमे आता है साहब, वही स्टेबल होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं। हाँ, आप एक ब्रोकर, अगर आप जो आपने कहा कि ट्रेडिंग का काम है, ट्रेडिंग के काम में डेफिनेटली लोग रातों रात ओवर, मतलब विद इन अ ईयर उनका टर्नओवर अच्छा होता है, लेकिन अगर टर्नओवर अच्छा है तो उसमें मार्जिन भी कम होता है। ऐसा नहीं है कि आपको दिखने वाली चीजें होती हैं। मैं बताऊं आपको, 85% उद्योगपतियों के पास में जो आप मकान देखते हैं, जो आप गाड़ी देखते हैं ना, वो फाइनेंस की ही होती है। वो उसकी इंस्टॉलमेंट अपने पैसे, अपनी मेहनत करके चुकाते रहते हैं। हाँ ठीक है, उनकी क्रेडिट अच्छी है, उनकी सिविल अच्छी है, बैंक ने उनको दे दिया, उन्होंने साहब अपने पहले शौक पूरे कर लिए, फिर वो काम कर रहे हैं। दिस इज वेरी गुड। लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि रातों रात वो अमीर और करोड़पति बन गए। भाई उनकी बैलेंस शीट जा करके चेक करिए, देखिए जा करके कि जिसके पास में घर है 5 करोड़ का, 2 करोड़ का, क्या उसकी नेटवर्थ भी इतनी है? तो ये तो एक बच्चों के मन में, या फिर जो आज की तारीख में जो एक टेक्निकल टर्म चला जेनजी, तो ये उनकी एक वो है कि इम्पेशेंट है और ज्यादा जल्दी से जल्दी ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। लेकिन भाई धीरे धीरे चीजें होती हैं और वही ज्यादा स्टेबल होती हैं। बिल्कुल। और नहीं, इसका कुल मिलाकर के हमारी अर्थव्यवस्था पर किसी न किसी रूप में प्रभाव आता है। मतलब हमारी कंट्री के यंगस्टर्स के माइंडसेट का प्रभाव तो हमारी इकोनॉमी पे आना ही आना है। वो आज हमें नहीं दिख रहा है तो 5 साल के बाद दिखने लगेगा, लेकिन दिखेगा जरूर। अश्विनी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जैसे जैसे हमारे गांव खत्म हो रहे हैं, गांव खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि वहां सड़कें ना बने या वहां बिजली ना पहुंचे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब जो गांव के भी किसान हैं जिनके पास परंपरागत रूप से जमीनें रही हैं, वो किसी बिल्डर के हाथ में बेच देते हैं। फिर वहां पर फार्म हाउस डेवलप हो रहे हैं। जिनके पास पैसा है या जो अर्निंग जिनकी ठीक ठाक है, वो शहर से कुछ किलोमीटर दूर निकल गए, वहां पर उन्होंने अपना फार्म हाउस बना लिया या कोई इंडस्ट्री ही लग गई या कुछ अपना करने लगे। कुल मिलाकर के खेती वाला काम जो है धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। अब इसमें क्या है, जो गांव का यंग बच्चा है वो शहर की तरफ आ रहा है, वो यहां पर चाहे गिग वर्कर बन जाए या किसी कंपनी में वो नौकरी करने लगे, उसके बाद उसको रहने के लिए घर चाहिए, परिवार उसको आगे बढ़ाना होगा, बनाना होगा। ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है उसके जो विज्ञापन आते हैं या जिस तरीके से वो अपने आप को प्रमोट करता है, इनफैक्ट आज की डेट में प्राधिकरण भी 60 लाख 70 लाख और जो ठीक ठाक, जरा से भी ठीक ठाक हैं, वो 1 करोड़ से ऊपर के मकान हैं, फ्लैट हैं। तो आप
से ये समझना चाहेंगे कि ये जो हमारी अर्थव्यवस्था का मोड़ है, जिसमें एक घर की कीमत ऑन एन एवरेज 1 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, निगाहें उन लोगों की तरफ हैं जो इस कीमत को दे सकते हैं, दूसरी तरफ वो आबादी है जो 15,000 20,000 रुपए की नौकरी पे शहर की तरफ भाग रही है, और वो अपना खर्चा कैसे चलाएगी, कैसे परिवार को आगे बढ़ाएगी, ये एक यक्ष प्रश्न बनकर के खड़ा हुआ है। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि सरकार को इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी कि भाई इतनी लैंड जो है वो एग्रीकल्चर लैंड रहनी चाहिए, उसको हम जो है रियल एस्टेट के हाथों में या बाकी उसमें जो है वो कन्वर्ट ना कर जाए। तो उसका जो लैंड यूज है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये लगेगी सरकार की, तभी होगा। नहीं तो क्या होता है कि जिसके पास लैंड है उसको भी लगता है मुझे अच्छे पैसे मिल गए। अब रियल एस्टेट वाला अब जब महंगी जमीन खरीदेगा तो वो फ्लैट भी महंगा बेचेगा, तो वो तो दोनों तरफ है। लेकिन नहीं, और रियल एस्टेट से मेरा मतलब मेरा मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि फ्लैट वाला ही, वो आप खेती के अलावा अगर लैंड पर कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो सब रियल एस्टेट में आएगा। आप अस्पताल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, वो सब भी रियल एस्टेट में जाएगा। क्या है कि गांव के अंदर जो खेती वाली जमीन है, और जिस प्रकार से सक्सेना जी कह रहे हैं कि ऐसी बंजर लैंड भी गांव में रहती है, तो उस जमीन के ऊपर जो प्रोसेसिंग यूनिट हो या जो इस प्रकार के जगह जहां पे स्टोरेज की जाए, उस प्रकार की कंस्ट्रक्शन वहां पर होनी चाहिए। और वहां पर भी हाउसिंग का कुछ ऐसी बंजर जमीन पर अगर उपयोग हो तो वो मुझे लगता है, ताकि गांव के लोग। और दूसरा जो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, हर आदमी जो है वो चाहता है नौकरी, कोई सरकारी नौकरी मिल जाए या ऐसी नौकरी मिल जाए, और स्किल्ड वर्कर की तरफ कोई जाने के लिए तैयार नहीं। आप देखेंगे फॉरेन कंट्री में चाहे प्लम्बर है, चाहे कारपेंटर है, चाहे इलेक्ट्रिशियन है, वो इतना अच्छा उनको पे आउट मिलता है, यानी वो जो काम करते हैं। हमारे यहाँ उल्टा है, हम वो बनना ही नहीं चाहते। मतलब बच्चे जो हैं वो गिग वर्कर वो बन सकते, यानी वो सप्लाई का काम कर सकता है, लेकिन वो इस प्रकार का स्किल का काम जो है सीखना नहीं चाहता, जबकि वो उसकी रिक्वायरमेंट है। आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं, फैक्ट्री के बाहर, हर फैक्ट्री के बाहर बोर्ड लगा रहता है कि आवश्यकता है ट्रेंड लोगों की, वो मिलते नहीं है। तो ये जो एक दुर्भाग्य है कि हमारी उसका कारण क्या है कि भाई एजुकेशन में ही उस प्रकार से, अगर जो लोग एक पर्टिकुलर एजुकेशन के बाद यानी 10वीं के बाद आगे नहीं पढ़ सकते, तो उनके पास इस प्रकार का अपॉर्चुनिटी स्कूल या कहीं ऐसे ही चाहिए कि भाई उनको स्किल्ड का ऑप्शन दिया जाए कि आप स्किल्ड जो है अपने आप को किसी भी रूप में तैयार करो। और उसकी इतनी ज्यादा डिमांड है तो मतलब वो एक अच्छा उसमें कमा भी सकते हैं और अपने देश की सेवा भी कर सकते हैं। बिल्कुल संदीप जी, तो ये जो बात अभी अश्विनी जी की तरफ से आई है, उसमें ऐसा लगता है कि जो हमारे यहाँ कौशल विकास का पूरा कार्यक्रम चला है वो भी अपने आप में कटघरे में, क्योंकि IIT बहुत समय से थे, वो उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए। पिछले 10 साल से हमारा कौशल विकास का कार्यक्रम निरंतर चल रहा है, लेकिन उसमें भी हम ये देख रहे हैं बहुत हुआ है, उसमें बहुत लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है, इंस्टीट्यूट चला के पैसा कमा लिया है। बिल्कुल नहीं, तो वही बात है कि आप देश कहां जा रहा है। फिर सरकार को पलीता लग रहा है और सरकार पलीता लगवा रही है। संदीप जी देखिए साहब, क्या है कि हमें एक तो विदेशों से नकल करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि विदेशों की परिस्थितियां दूसरी हैं, हमारे देश की परिस्थितियां दूसरी हैं। हम ये चाहे रातों रात या हम किसी को देख करके अपने आप को करें साहब वहां पे ऐसा होता है तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि पारिश्रमिक काफी कम मिलता है। पारिश्रमिक जो सरकार ने निर्धारित किया है वो उतना नहीं है। अब 12,000 रुपए में अगर आप आज की तारीख में प्लम्बर को रखना चाहें तो कोई नौकरी नहीं करता है। प्लम्बर एक बार अगर काम सीख गया तो वो भाई स्किल्ड लोगों की हर जगह जरूरत होती है, और एक बार स्किल्ड होने के बाद उसके पंख लग जाते हैं करियर में, उसके निश्चित रूप से स्किल्ड होना जरूरी है। लेकिन फिर वही नियत सिस्टम की, जैसे खुद डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि सिस्टम कि लोगों ने फर्जीवाड़ा करके अपना खोले, उन्होंने अपनी जेब भरी, बाकी दुनिया से क्या मतलब। बाकी उन बच्चों के भविष्य खाली बुला के इनरोलमेंट करके और सरकार को वो दिखा करके पैसा ले लिया लोगों ने, और लेने के बाद में तो अल्टीमेट हम टारगेट से फिर जीरो पे, मतलब क्या 2 साल इतना प्रचार किया, इतना प्रसार किया योजनाओं का, इतने लोगों को हमने सेंटर्स बनाने के बाद में अल्टीमेटली वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई ये भी योजना हमारी। तो जो करने वाले लोग हैं, जो ग्राउंड पे जिनकी जिम्मेदारी है एग्जीक्यूशन की,
वो नेक नियत से काम नहीं कर रहे हैं। वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये जो चीजें हैं वो तभी सुधरेंगी कि जब हमारे नहीं तो ऐसे में सरकार अगर ऐसे लोगों को, मतलब सच्चाई हमको आपको सबको पता है, सरकार की बदनामी ना हो, घोटाला इस तरीके से ना, या विपक्ष के हाथ कोई मुद्दा ना लगे, इसलिए ऐसे लोगों से रिकवरी का भी कोई स्कोप नहीं है ना। मतलब कम से कम आपको प्रावधान रखना चाहिए। कानून है लेकिन आप उस कानून का इंप्लीमेंट तक नहीं कर पाते क्योंकि सरकार की साख पे बट्टा आ जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। इसीलिए शायद वो परतें खुलती नहीं हैं और फिर एक नया योजना लेकर के नए सेंटर्स के साथ में विभाग लग जाता है काम करने के। तो ये कौशल में जो विकास का काम था, ये निश्चित रूप से एक अच्छा था। समाज को, नए बच्चों को जो पढ़ करके उनको रोजगार परक ट्रेनिंग देने का जो काम था। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो हमारी पॉपुलेशन है, इट कम्स अराउंड, मतलब करीब 100 करोड़ लोग तो हैं जिनको हम कह सकते हैं ये कि कृषि क्षेत्र से हैं या किसान या गांव के लोग हैं। हमें फोकस करना चाहिए गांव के, वहीं ओरिजिनेट। उसी समय अगर हम बच्चों को रोजगार करके, और एक गांव में मैंने एक प्रपोजल ये दिया था साहब फूड प्रोसेसिंग यूनिट के, कि एक गांव में आप ये मान लीजिए 200 से 300 बीघे, 400 एकड़ जमीन तो होती ही होती है। उसी गांव में हम छोटी यूनिट लगा करके, प्रोसेसिंग की लगा करके, और वहां पे किसानों को मोटिवेट करके कि साहब ये बोगे तो तुम्हारी फसल भी यही बिक जाएगी। हमें नहीं चाहिए प्लेटफॉर्म कोई बहुत बड़ा, हमें प्लेटफॉर्म करके हम रख के करेंगे क्या, जब हमारा किसान जिसको जो एक्चुअल में जो नीडी है वही उसको यूज करना अगर नहीं जानता है, तो हम तो भी बिचौलियों पे ही आज भी डिपेंडेंट है, कल भी डिपेंडेंट रहेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और सरकार केवल इतना ही नहीं है, वो एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का भी चलन चला, कई सरकारी और प्राइवेट तरीके से भी लोगों ने बनाई, लेकिन उन सब चीजों में भी हम देखते हैं कि कई जगहों पर उस तरीके का सक्सेस रेशियो नहीं है। एक बड़ी चीज है अश्विनी जी, मैं आपसे अब समझना चाहूंगा, अभी चर्चा में बात आई कि हमें हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको देखना चाहिए, उन पर बिलीव करना चाहिए, लेकिन सरकार की नजर जो है वो चीन के हैनान पर भी है, द्वीप पर। हैनान, हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि एक अलग सा द्वीप है और ये SEZ नहीं है, लेकिन वहां पर चीन की सरकार ने उसको एक ऐसे हब के रूप में विकसित करने का पूरा प्लान किया है जहां पर वीजा नियमों में ढील होगी, जहां पर टैक्स बहुत मिनिमम होगा, जहां पर निवेश करना आसान होगा। और चाइना चूंकि एक लेफ्ट मतलब वो जिस तरीके की कंट्री है, वहां पर इस तरीके का, मतलब जो जिसको कहते हैं ना लाल फीताशाही, वो नहीं है। तो एक वन गो में वहां पर चीजें स्टैब्लिश होती हुई कई बार दिख भी जाती हैं और सरकार अपनी तरफ से इनिशिएट करती है। अश्विनी जी, कुछ आपको लगता है कि मतलब शायद लोकतंत्र हमारे यहां ज्यादा है कुछ मामलों में, कुछ जगहों पर तो सख्ती करनी पड़ेगी, वरना आप बजट दर बजट पेश करते रहें, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। आप आंकड़ों में हेरफेर कर लीजिए, कागज कहीं थोड़ी जा रहे हैं, लेकिन जनरेशन जा रही है। नहीं, बिल्कुल। क्या है कि भाई देखिए, हम चीन के साथ बहुत सारी चीजों में कंपेयर कर सकते हैं, बहुत सारे में नहीं कर सकते। कारण क्या है कि जिस प्रकार के नियम वहां पर उस सरकार के हैं, वहां से कोई चीज बाहर आती नहीं है। उस प्रकार का जिस प्रकार वहां पर वर्कर के साथ बिहेव किया जाता है, वो यहाँ संभव नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मानवीय दृष्टि से भी वो ठीक नहीं है। वहां पर वो मतलब उनको पूरा कैद करके, और हमारे यहाँ वैसा हो भी नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चाहे लेबर है या उद्योगपति है, सभी एक मानवीय दृष्टि से सबका अपना अपना एक जमीर है, उसको नहीं किया जाए। लेकिन कारण क्या है कि जैसे मैंने बताया कि भाई वो फर्जीवाड़ा, हमारे यहाँ हर जो व्यक्ति है जिसको लगता है कि सरकार कोई स्कीम दे रही है, इस स्कीम से मैं कैसे पैसा बनाऊं। अगर आप देखें, बहुत सारे यूनिट्स को सरकार ने जो है उसको रिबेट दी कि आप जो है हिल स्टेशन के ऊपर या पहाड़ों पर जाकर अपने यूनिट लगा लें तो आपको टैक्स का 5 साल का बेनिफिट मिल जाएगा। उन लोगों ने क्या किया, वहां 5 साल वहां चलाई, वहां से दुकान बंद की और दूसरे स्टेशन पे चले गए। यानी वहां की जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई थी वो छोड़ दिया उन्होंने, वो यूनिट ही बंद कर दिया और बैंक का भी पैसा दिया नहीं, और वहां से जाके दूसरी जगह पर नई कंपनी बना। तो लोग भी तो हमारे यहाँ ऐसे ही है ना जी, चाहे छोटा है बड़ा, वो चाहता है कि कहाँ से लूप होल है सरकार की स्कीम में, उसको बस निचोड़ लिया जाए। और जब तक क्या है कि इन लोगों का, चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टर है, उसका इन्वेस्टमेंट जब तक ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि सरकार के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। अगर सरकार हर चीज में सरकार ही आएगी
तो या तो वह फिर कहीं से और लोन लेगी या टैक्स बढ़ाएगी। तो इसलिए प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो भी जो है बहुत जरूरी है, ताकि उनका भी इन्वेस्टमेंट हो। और जैसे सक्सेना जी भी कह रहे हैं कि बिल्कुल एग्रीकल्चर में, गांव में, वहां पर इस प्रकार का लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप इन्वेस्ट करिए और यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग यूनिट लगाइए और लोगों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और वहीं का वहीं सामान जो है यूज भी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं जी, मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं। अब मैं आप लोगों से उस विषय पर थोड़ा सा रोशनी डालने के लिए कहूंगा, जो हमारे देश में, जो मैंने बताया कि 75% जो पूंजीगत हमारे यहाँ व्यय हो रहा है उसमें सड़क बन रही है, रेल बन रही है, और उसके अलावा जो तीसरी सबसे बड़ी चीज है वो है हमारा डिफेंस सेक्टर। वैश्विक हालात को देखते हुए जो स्थितियां इस समय ग्लोबली बनी हुई हैं संदीप जी, हमारा जो न्यू नॉर्मल है इंडिया, न्यू नॉर्मल इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, उसमें एक बहुत बड़ा व्यय अब हमारी सरकार इस दिशा में भी करेगी जिसमें बाहर से जहाज आएंगे, बाहर से आयुध आएगा, गोला बारूद, हमें अपनी सेफ्टी चाक चौकन्नी रखनी होगी, सुरक्षाएं, सीमाएं अपनी सुरक्षित करनी होंगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए अंदर का जो वास्तविक विकास है उसकी संभावना आप कितनी देखते हैं? या फिर अमेरिका कुछ नहीं बनाता, हथियारें बनाता है और दुनिया भर में 2 देशों को लड़ा देता है, या कुछ नहीं, कोई नहीं लड़ना होता है तो जाकर के खुद ही कब्जा कर लेता है? तो या तो उस स्थिति में पहुंच जाएं तो भी बेहतर है। आप देखिए, डिफेंस का तो मामला एक ऐसा है कि जिसमें बहुत बड़ा, मतलब एक वेग सब्जेक्ट हो जाएगा इस बारे में कुछ भी कमेंट करना। लेकिन ये बात आपने सही कही कि हम हथियारों के जखीरा रख करके, और साहब जब लड़ाई होगी तब ये हमारे काम आएंगे, या जब हम किसी देश को एक्सपोर्ट तो करते नहीं है अभी तक हथियार, हमारी अपनी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी भी नहीं बन पाई है, हम इंडिपेंडेंट भी नहीं हो पाए, हम आज भी लड़ाकू जहाज खरीदते ही हैं, हम आज भी वेपन्स के लिए दूसरे देशों पे या डेवलप्ड कंट्री हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट ही हैं। तो हमने ठीक है, एक डिफेंस एक वेरी इंपॉर्टेंट अपना बजट एलोकेशन के लिए रहता है, अराउंड 40% तो हमारा इसी पे चला जाता है, लेकिन इसकी जरूरत वास्तव में इसकी खत्म होनी चाहिए। ये एक बजट जो खर्च होता है डिफेंस के नाम पे और हथियारों की खरीद पे, और जो लोगों की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी घुड़कियां वो समय समय पे देते हैं कि वो हथियार भी सप्लाई करते हैं और टैरिफ भी लगा देते हैं हमारे ऊपर, और हम उनके लिए मार्केट भी हैं, और इसको कहीं ना कहीं से तो रोकने की जरूरत है। इस पे एक ठोस कदम उठा के, ठोस नीति बना करके इस पे हमें काम करना चाहिए। निश्चित रूप से ये काफी समय के साथ में काफी समय लगेगा इसमें, लेकिन उस दिशा में काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, लोगों को पता होना चाहिए। सरकार हो सकता है कि कर रही हो, लेकिन हमें आज की तारीख में नहीं पता है कि हमारी यूनिट कौन सी काम कर रही है, कितना उसका प्रोडक्शन है, कितना नहीं है, और हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। ये आंकड़े भी सरकार को उतने, जितने उनकी प्राइवेसी या जितने गोपनीयता भंग ना हो, जो कि सेंसिटिव डेटा ना हो किसी भी लिहाज से, वो जरूर शेयर करना चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए। बिल्कुल। अश्विनी जी, मैं अब आखिर में आपसे ये चीज समझना चाहूंगा कि जो स्थिति है अभी, मतलब हमारा पड़ोसी इतना शातिर है और इस तरह का है कि हम ऐसा तो कर ही नहीं सकते कि अपना डिफेंस मजबूत ना करें, और शांति से बैठना है तो हमें युद्ध के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं तो बजाय इसके कि हम बाहर से मंगाएं, हम अंदर अपनी चीजों को डेवलप करके, और मतलब ठीक है, वो अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कर सकता है कि वो अब यूएन की जरूरत नहीं, सुरक्षा परिषद उसने मतलब अपनी एक नई दुकान खोल ली, तो भारत भी इस तरीके से फिर अगर एशिया में वो राजा बनना चाहता है तो उसको इस दिशा में देखना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से सक्सेना जी को भी पता होगा, आपको भी पता होगा कि अभी डिफेंस का जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब हम बहुत सारा सामान डिफेंस का जो पहले इंपोर्ट करते थे अभी यहाँ पर बना रहे हैं। और दूसरी बात, अब जो भी जब हम बाहर से अगर जहाज भी खरीद रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ खरीद रहे हैं, और ये बात हो रही है कि वो यहीं पर उसका निर्माण भी हो, यानी वो यहाँ बने, मेड इन इंडिया यहाँ भी बने, उसकी जो फैक्ट्री है वो यहाँ लगे और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हो। तो उस दिशा में सरकार काम कर रही है। और बिना डिफेंस के, देखिए
क्या होता है, आप जरूरी नहीं कि कोई हथियार आप रखें। बहुत सारे लोग रिवॉल्वर लेके चलते हैं, वो इसलिए नहीं चलते कि चलाने के लिए, वो इसलिए चलते हैं कि मेरे पास है, मेरे पास कोई मेरे के ऊपर अटैक करेगा नहीं और मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं अटैक करूंगा। तो वैसे ही देश की भी स्थिति है। देश को अपना जो डिफेंस सेक्टर है उसको मजबूत रख के चलने की जरूरत है। अभी आप देखेंगे कि रिपब्लिक डे पर भी नए नए हथियार जो है उसके अंदर प्रदर्शित करते हैं। उसका पर्पज यही है कि बाकी देशों के भाई हमारे पास है, तो आप अगर पंगा लोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो सरकार उस दिशा में काम कर रही है। डिफेंस का एक्सपोर्ट भी हो रहा है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ यहाँ पर भी उसका प्रोडक्शन हो, ये सरकार की सोच है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही लोगों का, संदीप जी, अश्विनी जी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण सामने आया है उसमें जो बीते साल का पूरा हिसाब किताब है उसको जब देखा गया, परखा गया, तो ये पाया गया कि हमें रिसर्च की और ज़्यादा ज़रूरत है। डेवलपमेंट तभी हमारा हो पाएगा जब हम इस तरीके की चीज़ों में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएंगे, और साथ साथ हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि हमारी रिसर्च हमारे ही देश नहीं बल्कि दुनिया भर में उस तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए जिससे हमें फ़ायदा मिले। हमारा कृषि का क्षेत्र विकसित हो, रोजगार विकसित हो, इन सारी चीज़ों की रूपरेखा अब सरकार के दिमाग में है। सदन के सामने ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। इंतज़ार कीजिए, बस कुछ घंटों की बात है और उसके बाद देश का अगला बजट देश के सामने होगा। आज की खबर लगातार सुबह से पूरे बजट की दिन भर कवरेज करेगा और आपको पल पल की अपडेट देगा, बिल्कुल उसी तरह, ताकि पल पल में आपकी जेब कितनी भर रही है, कितनी खाली हो रही है, यह आपको पता रहे। नमस्कार। तो बजट अगर आप थोड़ा बजट फ्रेंडली रखेंगे तभी तो डेवलपमेंट में हेल्प कर पाएंगे। लेकिन जनरल मारा जाता है, गरीब के लिए तो बहुत सारी योजनाएं हैं। क्योंकि जो बेलगाम फीस है, कम से कम उस पर एक बाउंड्री लाइन रखा जाए कि बट अब वो नहीं हो पाता, अब वो 2 की जगह 4 लग जा रहा है। हमको तो कुछ सस्ता नहीं लग रहा है।